नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप के बारे में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने 1 से लेकर 4 अनुच्छेद के बारे में डिस्कशन कर लिया है, बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से, है ना। इनमें लोग जो है ना अनुच्छेद 2 में और 3 में खास और 4 में, इनमें जो है कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, है ना, कि क्या ये 368 वाला क्या है, नॉर्मल जो है साधारण बहुमत से पास होने वाला जो संविधान संशोधन है ये क्या है, और इससे संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाता। ये सब चीज़ें जो है हमने इसमें बहुत डिटेल से डिस्कस करी है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाइए और ये लेक्चर देखें। आज का जो लेक्चर है इसमें हम नागरिकता के बारे में देखेंगे। मेनली अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। देखो, अब इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर मटीरियल बहुत ज़्यादा दिया है। 5 से लेकर 11 के बीच में बकवास है, अधिकतर चीज़ें जो यहाँ पर दी है बकवास है। एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ, जो जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं उन्हीं चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। फालतू का पढ़ने नहीं बैठेंगे, हमें यहाँ पर पीएचडी करनी नहीं है ना। और हमें कोई वो संविधानविद भी नहीं बनना है, ना कोई यहाँ पर जाके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना है। हमको सिर्फ एग्जाम पास करना है। इसलिए जो काम की चीजें हम वो पढ़ेंगे। समय बहुत हमारे पास कम है ना। तो अब आप ये मत कहिए सर ये लो आपने तो आगे आगे बढ़ा दिया, ये तो पढ़ाई नहीं, ये पढ़ाई नहीं, या ये प्रावधान तो आपने पढ़ाई नहीं। जो प्रावधान काम का है सिर्फ हम वो पढ़ेंगे, है ना। फालतू की बकवास चीजों पर ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब ज्ञान हो गया बहुत। तो देखो, किसी भी राज्य में 2 तरीके के लोग होते हैं। कौन से 2 तरीके के लोग होते हैं भाई? आप कहोगे एक मोटा, एक पतला, एक काला गोरा। ऐसा नहीं, ऐसी चीजें होती नहीं। होता क्या है, एक होता है नागरिक और एक होता है विदेशी। 2 तरीके के लोग होते हैं। किसी भी देश में आप चले जाओ, नागरिक कौन होता है? तो नागरिक होता है किसी राज्य का पूर्ण सदस्य। इस राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, वो नागरिक होता है। अब पूर्ण सदस्य होने का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति की पूरी निष्ठा होती है उस देश पर, उस देश के संविधान पर, है ना। साथ ही साथ इसको कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं पूर्ण नागरिक को। और विदेशी कौन होता है? इस विदेशी आदमी को कोई पूर्ण निष्ठा नहीं होती। बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं जो इस विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होते। साथ ही साथ ये किसी देश के पूर्ण सदस्य भी नहीं माने जा सकते। जैसे अगर हम करें भारत में, तो मैं यानी हंसराज सर, या आप कहो, आप किसी भी व्यक्ति को ले लो, तो वो मान लीजिए यहाँ पर है राहुल गांधी, तो ये क्या है? भारत के पूर्ण सदस्य हैं। मोदी जी क्या है? भारत के पूर्ण सदस्य हैं और उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, इनकी पूरी निष्ठा है। केजरीवाल साहब पूर्ण सदस्य हैं। अगर मैं कहूं आलिया भट्ट, तो आप क्या कहोगे? सर ये पूर्ण सदस्य नहीं है। आप कहोगे सर कैसे नहीं है? तो भारत की हैं, पर इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। और अभी तक, थोड़े दिनों पहले तक, अक्षय कुमार साहब के पास में भी, हाँ ये वही अक्षय कुमार है जो आम कैसे चूसते हैं ये वाला क्वेश्चन पूछते थे प्रधानमंत्री से। कितना गंभीर सवाल और कितना कठिन सवाल इन्होंने पूछा था। ऐसे इनके पास में नहीं थी। ये महाराज कनाडा की नागरिकता लिए बैठे थे और भारतीय लोगों को पाकिस्तान जाने का और देश भक्त होने का ये प्रमाण पत्र बांट रहे थे थोड़े दिनों पहले। अभी तो हालांकि इनको मिल गया और अभी इन्होंने वोट भी दिया है। तो ये क्या थे? अब तक ये पूर्ण सदस्य नहीं थे। कल को कोई ब्रिटेन का आदमी आकर भारत में बोलने लगे तो वो विदेशी है, उसको वो पूर्ण सदस्य भारत का नहीं है, उसको पूरे अधिकार प्राप्त नहीं है। ये विदेशी और नागरिकों के बीच में फर्क हो गया, ठीक है ना। अब विदेशों में भी 2 तरीके के विदेशी हो सकते हैं भाई। अब विदेशों में 2 तरीके कौन से हैं विदेशी आगे भाई? एक तो ऐसा विदेशी हो सकते हैं जो हमारे मित्र हैं, और एक ऐसा विदेशी हो सकते हैं जो हमारे शत्रु हैं, है ना। तो 2 तरीके के विदेशी हो सकते हैं ना, एक जो मित्र हैं, एक जो शत्रु हैं। कल अब तुम्हें कहे चीन का कोई विदेशी है तो वो भारत का मित्र के शत्रु है, आप कहोगे शत्रु है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। अभी हमने चीन हमारे साथ युद्ध में नहीं है और चीन को हमने कोई शत्रु देश भी घोषित नहीं कर रखा, तो चीन का व्यक्ति हमारे शत्रु नहीं है। साथ ही साथ कहीं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान भी हमारे साथ युद्ध में नहीं है और उसके भी नागरिकों को हम शत्रु नागरिक या विदेशी नहीं मानते हैं, है ना, ऑफिशियल रूप से। ठीक भाई, आज कुछ समझ में आई? अब आप कहोगे तो फिर सर शत्रु वाली बात, शत्रु होंगे कौन? तो शत्रु विदेशी वो होंगे जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। भाई कल को चीन के साथ हमारा युद्ध हो जाए, कल को यूएसए के साथ हमारा युद्ध हो जाए, तो वहां के विदेशी हमारे वो वाले विदेशी आएंगे, होंगे जो शत्रु विदेशी हैं। अब उन्हें कम अधिकार प्राप्त हो जाएंगे और वहां के जितने भी नागरिक होंगे
तो उन्हें हम संदेह की दृष्टि से देखेंगे और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है निवारक रूप से। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कांड किया हो इसलिए, बल्कि हमें ऐसा लगे कि हाँ ये कोई यहां पर गैर कानूनी काम कर सकता है, इसलिए मात्र इसलिए हम उनको शत्रु नागरिकों को गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्हें कोई यहां पर उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं होगी अनुच्छेद 22 के अनुसार। अनुच्छेद 22 क्या है, इसको सस्पेंस रखते हैं और जब अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 22 मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे होंगे तब इसके बारे में देखेंगे, है ना। अब देखो, तो सर ये तो बताओ फिर भारतीय लोगों को अधिकार कौन कौन से प्राप्त है। आपने शत्रु बता दिया, विदेशी बता दिया, नागरिक बता दिया, तो ये तो बताओ कि फिर भारतीय लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको अधिकार क्या क्या प्राप्त है। तो देखो एक चीज याद रखना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूं वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, इन अनुच्छेदों के अंतर्गत, ये आप याद करना, 15, 16, 19, 29, 30, यानी 2, 2, 4 और 1, 5, इनमें जितने भी अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। समझ रहे मेरी बात। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी जो है पूछती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दे देगी नीचे वो आर्टिकल, अनुच्छेद 16, 17 ऐसे। तो आपको सर अनुच्छेद 14 में जो अधिकार है वो विदेशियों को प्राप्त है, बिल्कुल, विधि के समक्ष क्षमता वाला अधिकार उन्हें प्राप्त है। आप कहो सर अनुच्छेद 17 वाला उन्हें प्राप्त है, अस्पृश्यता का अंत, तो बिल्कुल उन्हें प्राप्त है। आपको सर 18 वाला उपाधियों का अंत, बिल्कुल उन्हें प्राप्त है। आपको सर अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ बिल्कुल उन्हें प्राप्त है। आपको सर अनुच्छेद 22 क्या उन्हें प्राप्त है, हाँ तो बिल्कुल प्राप्त है ना। आपको सर अनुच्छेद 25 कि वो किसी भी तरीके का धर्म मान सकते हैं, अनुच्छेद विदेशियों को भी प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। हाँ, सिर्फ ये 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अब आपको सर आर्टिकल 15 में क्या है, वैसे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, पर देख लेते हैं। आर्टिकल 15 में है कि भाई धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करा जाएगा देश में, ये आर्टिकल 15 है। विदेशों के साथ यहां पर देखो किया जा सकता है ना। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, यानी सरकारी नौकरी पाने के में समता का अधिकार है, ये सिर्फ भारतीयों को है। कोई विदेशी आके नहीं कह सकता कि भाई हमें भी अधिकार प्राप्त है तो हमें भी सरकारी नौकरी मिलो। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ करने की स्वतंत्रता। कल को ब्रिटेन के लोग भारत में आके कहे कि हम यहाँ पर धरना देंगे और ये हमारा अधिकार है, तो हम बोल देंगे भाई बिल्कुल आपका अधिकार नहीं है। ब्रिटेन के लोग आए भारत में भाषणबाजी करने लगे तो हम कह देंगे नहीं भाई आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर नहीं है, ये जाओ और अपने देश में जाकर भाषणबाजी करो। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 19 और 29 और 30 अनुच्छेद में जो है वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है ना। जैसे अपने जिस भी प्रकार की वो शिक्षण संस्थान खोलना चाहे वो कर सकते हैं, अपनी भाषा का प्रिजर्वेशन वो कर सकते हैं। कल को रशिया का आदमी आए और कहें कि भाई हम रशियन जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं भारत में, और यहाँ पर जो है आधिकारिक भाषा में उसे घोषित करो और यहाँ यूनिवर्सिटी बनाओ, तमाम करने लगे, क्योंकि हमारा अधिकार तो नहीं, बिल्कुल नहीं है आपका ये अधिकार। अगले कुछ अधिकार हैं कौन से, लोकसभा और राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार है ना, वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को है ना। नहीं है तो अक्षय कुमार अब तक वोट नहीं दे सकता था, अब दे सकता है बंदा। फिर संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता भी नहीं ले सकते विदेशी व्यक्ति। कल को आके कोई आदमी टॉम क्रूज कहे कि भाई हम लोगों को जो है आप भारत का राष्ट्रपति बना दो, तो बना दोगे? हमें जो है सांसद बना दो तो बना दोगे? नहीं बना पाओगे ना। ठीक है साहब। सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये न्यायाधीश नहीं बन सकते, राज्यपाल नहीं बन सकते, महान्यायवादी नहीं बन सकते, महाधिवक्ता नहीं बन सकते, है ना। इस प्रकार जो है ये विदेशियों को अधिकार प्राप्त नहीं। अब भारत वालों को अधिकार प्राप्त हैं तो कुछ कर्तव्य भी होंगे, तो साहब क्या कर्तव्य है? जैसे टैक्स पे करना, ये हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है कि जब राष्ट्रगान हो तो हम खड़े हों उसके सम्मान में, राष्ट्र ध्वज हो हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। नहीं जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो हमारे अपने आप ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम देशभक्ति का भाव आ जाता है, सावधान की पोजीशन में एकदम खड़े हो जाते हैं हम। जैसे ही अपने तिरंगों को देखते हैं पूरी देशभक्ति की भावना जाती है, सब हम पूरा क्षेत्रवाद, धर्म, जाति सब भूल जाते हैं। देश की रक्षा करना ये सब हमारा कर्तव्य है, ये विदेशियों का कर्तव्य नहीं है।
हम विदेशियों को कंपेल नहीं कर सकते कि आप आओ और हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करो, है ना। अगली बात, भारत में जन्म से या कोई प्राकृतिक रूप से व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु अमेरिका में केवल जन्म से ही व्यक्ति नागरिक हो वही राष्ट्रपति बन सकता है। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, समझाता हूं। सबसे पहले अमेरिका का समझते हैं। अमेरिका में ये होता ये है कि वहां का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना हो, राष्ट्रपति बनना हो, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जन्म से ही वहां का नागरिक होना पड़ेगा। यानी आपको जन्म ही अमेरिका में लेना पड़ेगा। अगर आपका जन्म किसी और देश में हुआ है ना, तो उसके बाद चाहिए आपने वहां पर नागरिकता भी ग्रहण कर ली ना, तो भी आप वहां के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। जैसे खली को जानते हैं आप, ग्रेट खली को, इन्होंने अमेरिका की जो नागरिकता ग्रहण कर ली थी। अब खली चाहे वहां पर चुनाव लड़के मैं राष्ट्रपति बन जाऊं तो क्या बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अगर ग्रेट खली वहीं पैदा होते और जन्म से ही वहां के नागरिक होते तो बन सकते हैं। समझ में। अब भारत की बात समझते हैं। भारत में चाहे जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप का मतलब होता है आपने अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए और आपको सिटीजनशिप मिल गई, चाहे आप विदेशी हो, और भारत में आके आप फिर राष्ट्रपति बन सकते हो। टॉम क्रूज को आप जानते हो। टॉम क्रूज जो है उनको अब अमेरिका में अच्छा नहीं लग रहा, हॉलीवुड में उनका अच्छा नहीं चल रहा, वो चाहते हैं कि बॉलीवुड में आके हम अपना जो करियर आजमाएंगे, है ना। वैसे तो चल रहा है इनका बहुत बढ़िया वहां, पर मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, सोच तो सकते हैं ना एग्जाम्पल के लिए। टॉम क्रूज आए भारत में, मुंबई में आके बस जाए और 12 साल भारत में रह ले और प्राकृतिक रूप से अपनी नागरिकता प्राप्त कर ले। उसके बाद टॉम क्रूज को लगे कि यार मुझे तो चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़ने के बाद में बीजेपी की ओर से इनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है और फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी बन सकते हैं। परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, है ना। भारत का व्यक्ति अमेरिका में गया और वहां की नागरिकता ले ली, वो वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, पैदा ही वहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। अब संवैधानिक उपबंधों के बारे में आ जाते हैं। तो कल हमने देखा था, भाग भी याद रखना है। भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। कहां, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में। अब भाग 2 आ जाता है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता से संबंधित चर्चा है। अनुच्छेद कौन सा है, तो भाई साहब 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में चर्चा की गई है नागरिकता के संवैधानिक उपबंधों की। अब एक बात यहां पर याद रखने वाली है कि इन अनुच्छेदों में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद जो है ना, इस अनुच्छेद में नागरिकता की जो चर्चा की गई है ना, वो उन्हीं नागरिकता की चर्चा की गई है, या उन लोगों की ये पहचान सिर्फ करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। यानी 26 जनवरी 1950 को जो नागरिक थे ना, उनके बारे में ही ये चर्चा करता है। उसके बाद कल को 2000 में आया, 2014 में आया, 1991 में आया, ऐसे लोग आके नागरिक बनते हैं, उनकी चर्चा ये नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है ना। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता के जो उपबंध है, इनमें नागरिकता के अधिग्रहण करने की और साथ ही साथ नागरिकता की हानि की, यानी नागरिकता के त्याग की, या आपको की नागरिकता के छीनने की कोई भी बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बना सकती है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में या संविधान के भाग 2 में नागरिकता के अधिग्रहण और नागरिकता की हानि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, तो गलत नहीं करी गई है। बल्कि ये जो है अनुच्छेद 11 में संसद को ये अधिकार देता है संविधान कि संसद जो है वो नागरिकता से संबंधित मामलों के लिए समय समय पर कानून बनाएंगी और उन कानूनों के अनुसार फिर भारत में नागरिकता ली या दी जाएगी। किसी से छीन ली जाएगी तो किसी को दे दी जाएगी, है ना। तो इसी उपबंध का उपयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया और उसे लागू किया, और समय समय पर इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो है परिवर्तन भी होता रहता है। तो आपको समझ में आई बात कि 26 जनवरी 1950 जो है, उस दिन कौन भारत के नागरिक होंगे इसकी चर्चा करता है सिर्फ ये नागरिकता के अनुबंध वाला, है ना। अब आप कहोगे सर वो नागरिकता के अनुबंध करता है और 4 श्रेणियों के लोगों को भारत का नागरिक बताता है, वो 4 श्रेणियां तो बता दो। ठीक है, आ जाते हैं। मैंने क्या बताया, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक चर्चा है।
तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 5 से। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है? ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक था, यानी भारत का मूल निवासी था, वो भारत का नागरिक किस प्रकार से बनेगा? भाई बंटवारे से पहले या ब्रिटिश भारत का जो आदमी था वो भारत का नागरिक कैसे बनेगा, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 5 में। अब 5 वर्ष पूर्व में भारत में रह रहा और बाप दादा ये और ये कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई आज तक क्वेश्चन नहीं बना है, और आगे भी बन जाए तो इससे पीछे मरने की जरूरत नहीं है। आपको जो थोड़ा सा तार्किक लग रहा है वो छोड़ के लगा देना है। पहली बात, अनुच्छेद 5 में उन लोगों की चर्चा की गई है जो भारत के मूल निवासी थे, ठीक है। अब अनुच्छेद 6 में उन लोगों की चर्चा करी गई है जो पाकिस्तान से भारत आए हों। भाई भारत और इधर पाक, दो अलग अलग देश बन गए। तो अनुच्छेद 5 में तो हो गया भाई जो यहां के लोग हैं ना वो के वही। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत भी तो आए होंगे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, तो उन लोगों की चर्चा कहां है, वो कैसे भारत के नागरिक होंगे, वो है अनुच्छेद 6 में। ठीक है साहब, समझ गए? ये फालतू की कोई अब दादा नागरिक हो 19 जुलाई ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब साहब और भी तो स्थिति हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। अनुच्छेद 7, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि पाकिस्तान जो है वो धर्म के आधार पर देश बन गया अलग। अब वहां तो भाई मुस्लिम देश बन गया, धर्म के आधार पर बना है, और धर्म के आधार पर देश बना तो वहां दही दूध की नदियां बहेंगी। इस चक्कर में वो पाकिस्तान चला गया हो, और जब उन्हें वहां जाके पता लगा कि भाई यहां तो दही दूध की नदियां नहीं बह रही है, यहां तो स्थिति ठीक नहीं है, तो बोले इससे तो भारत ही बढ़िया, वापस आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी तो भारत की नागरिकता देना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल दे देंगे साहब। तो ऐसा व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान गया हो दही दूध की नदियों के चक्कर में, पर वहां दही दूध की नदियां नहीं मिली हो, तो वापस भारत आया हो, उनको नागरिकता देनी हो तो वो कैसे देंगे? अनुच्छेद 7 के अनुसार देंगे। इतना ही याद रखना है। ये पंजीकरण देंगे, बाप लौटा दादी लौटी दिए, कोई मतलब नहीं। ठीक है साहब। सर एक और कौन से प्रावधान है? अनुच्छेद 8। एक ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है कि एक ऐसा आदमी जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, परंतु वो बंदा जाके भाई कनाडा में, यूएसए में, ब्रिटेन में कहीं जाके रहने लगा हो, और अब उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसे भी तो भारत की नागरिकता देंगे। तो उस आदमी को क्या करना पड़ेगा भाई? उसे पंजीकरण करना पड़ेगा, वो जो है अप्लाई करेगा, उसे फिर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसा आदमी जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए, और वो बेचारा कहीं बाहर रह रहा हो, और अब उसे भारत की नागरिकता लेनी हो, ये 1950 की बात हो रही, तो उस वक्त किसी को नागरिकता लेनी हो ना तब की, अब आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब मैं अब का इस्तेमाल कर रहा हूं तब, है ना। तो वो क्या करेगा? वो भारत में अप्लाई कर देगा, साहब हमें नागरिकता चाहिए क्योंकि हमारे दादा दादी यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो हम भारत के ही आदमी हैं। तो इसको अनुच्छेद 8 के अनुसार क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है सर। तो इस प्रकार से ये जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक क्या हो गया? कुल मिलाकर 4 प्रकार के नागरिकों की चर्चा भारत में की गई है। कौन सी? एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी था, यानी भारत में था, भारत में ही रहा, अब उसको नागरिकता भारत की चाहिए वो। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आया, अनुच्छेद 6। एक व्यक्ति जो दही दूध के चक्कर में, नदियों के चक्कर में पाकिस्तान गया, बेहतर हुरों के चक्कर में, और उन्हें बेहतर हुर क्या एक भी हुर नहीं मिली, और वो वापस आ गए कि नहीं भारत इससे बढ़िया तो भारत ही ठीक है। अब वो भारत आया तो उसे भी तो नागरिकता देनी होगी, तो ये किसमें देंगे? अनुच्छेद 7 में। और ऐसा व्यक्ति जिसके बाप दादा या आप कहोगे माता पिता या दादा दादी भारत अविभाजित भारत में थे, पैदा हुए थे, वो कहीं बेचारा बाहर रह रहा हो, तो उसे नागरिकता चाहिए, तो वो कहां से लेंगे? अनुच्छेद 8 के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये 4 प्रकार के नागरिकों की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है साहब, ये 4 प्रकार आपको याद रख लेने हैं। वो दादा दादी 1 जुलाई को और 5 जुलाई को और 1948 में गए, 91 में आ गए, 53 में आ गए, ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं। आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। ठीक है साहब, ये होगी। अब नागरिकता के संबंध में कुछ और भी प्रावधान है ना। क्या एक ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जिस आदमी ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली? जैसे अक्षय साहब का उदाहरण लेते हैं, आम वाले भाई साहब का। इस आदमी ने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली स्वेच्छा से,
कोई बंदूक की नली इसके कनपटी में रख के नहीं लगवाएगी, स्वेच्छा से ले ली। तो अब क्या हो गया, इसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। अगर भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी गई तो भारत की सरकार छीन लेगी। समझ में आई आपको बात? ठीक है साहब, क्योंकि भारत में नागरिक दो दो नागरिकता नहीं रख सकते क्योंकि एकल नागरिकता है। ठीक है साहब। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है, वो नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे, है ना। यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है समझा जाता है, वो बना रह सकता है अगर भारत की संसद जो है ऐसे विधि का निर्माण कर दे कि संसद कानून बना दे कि भाई ये बात फला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो वो नागरिक हो जाएगा। ठीक है बात। अब संसद को ही ये अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन यानी नागरिकता किस प्रकार से ली जाएगी और नागरिकता किस प्रकार से समाप्त कर दी जाएगी, ये छीनी जाएगी, इस प्रकार के कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को। तो कल को यूपीएससी कंफ्यूज कराने के लिए आपको कह देगी कि भारत में नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से संबंधित प्रावधान करने का अधिकार संसद समेत राज्य के विधानमंडलों को है। तो आपको लगेगा सर बात तो बहुत ठीक ठाक ही लग रही है, पर गलत। सिर्फ संसद कानून बना सकते हैं इन्होंने। इसीलिए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। एक ही आपको चीज याद रखनी है यहां पर कि संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। इस नागरिकता अधिनियम में क्या कराया गया था? नागरिकता के अर्जन करने की नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, इसकी 5 शर्तें बताई थी। जो चीजें मैं बता रहा हूं सिर्फ वही याद रखनी है। 5 शर्तें बताई थी, ये 5 शर्तें हमें याद रखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बने हैं पीसीएस में और एसएससी वगैरह में और यूपीएससी में कि नागरिकता के अर्जन से संबंधित नागरिकता अधिनियम 1955 में जो प्रावधान है उनमें कौन सी शर्तों के हिसाब से जो है नागरिकता अर्जित की जा सकती है। तो 5 तरीके हैं जिनसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से, यानी कोई व्यक्ति जन्म से ही भारत में पैदा हुआ हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर ये 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1947 कोई पढ़ने की याद नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। इतना याद रखो, जन्म से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। एक, वंशानुगत बोले तो भाई इसके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो उनका बेटा बेटी होंगे, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, भारत में नागरिक बन जाएंगे ऑलरेडी। समझ रहे हैं आप बात, है ना। ठीक है साहब। एक है पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण के द्वारा क्या हो गया भाई, बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है, भारत के मूल के उसके माता पिता हैं और उसको भी भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है तो वह आदमी पंजीकरण करेगा और अपनी नागरिकता ग्रहण कर लेगा। एक होता प्राकृतिक रूप से मतलब वो व्यक्ति भारत का नागरिक वागरिक नहीं है, उसके माता पिता भी भारत के नागरिक वागरिक नहीं है, पर कोई विदेशी आदमी कोई भारत की नागरिकता लेनी हो तो वो अप्लाई करेगा, 12 साल भारत में रहो और नागरिकता ले लो, है ना। उसको क्या है, भारत की कुछ भाषाएं आनी चाहिए, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, भारत के संविधान का उसको सम्मान करना चाहिए, एक संविधान की रक्षा करने की और उसके सम्मान करने की एक शपथ ले लो, उसको नागरिकता मिल जाएगी। एक है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। क्षेत्र समाविष्टि का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, फ्रांस से पांडिचेरी ले लिया, पुर्तगाल से गोवा ले लिया और नामग्याल से हमने सिक्किम ले लिया। अब उनके लोगों का क्या होगा भाई, जो पांडिचेरी में रह रहे हैं, गोवा में रह रहे हैं, सिक्किम में रह रहे हैं, क्या भारत के नागरिक होंगे? तो अब उन लोगों को क्या अप्लाई करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार एक ऐसा प्रस्ताव पारित करेगी कि इतनी तारीख से गोवा के जो लोग हैं वो सारे भारत के नागरिक घोषित कर दिए जाएंगे। तो एक भारत सरकार की एक प्रस्तावना, एक आपको के प्रस्ताव से गोवा के, पांडिचेरी के, सिक्किम के लोग अपने आप भारत के पूर्ण सदस्य बन गए, यानी नागरिक बन जाते हैं। तो यह है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। कल को हम बलूचिस्तान पर कब्जा कर लें तो बलूचिस्तान के लोग अपने आप अपने भारत के नागरिक हो जाएंगे। समझ में आई? तो ये 5 शर्तें बताई गई है, ये आपको याद रखना, जन्म, वंश और एक क्या था जो पंजीकरण के माध्यम से, हाँ पंजीकरण के माध्यम से, एक प्राकृतिक रूप से कोई विदेशी आदमी को लेना हो तो, और एक क्या है भाई, क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर भारत में नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। 5 शर्तें याद रखना है।
कब जन्मा, 29 जुलाई को जन्मा, 3 दिसंबर को आया, 10 दिसंबर 1992 को गया, ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखते रखते पागल हो जाओगे आज। अगर आप याद भी रखोगे तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना है। यही है यूपीएससी में क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा तो तुम यही पढ़ते रह जाओगे, बाकी की चीजें कब पढ़ोगे फिर। ठीक है साहब, ये कुछ शर्तें हैं कि कैसे भारत के नागरिक को अगर उनको नागरिकता मिल जाएगी तो उसको क्या होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, 11 साल पहले उसको भारत में रहना चाहिए, फिर जब नागरिकता ले रहे हो तो 12 माह यानी 1 साल तक लगातार भारत में उसे रहना चाहिए। इस प्रकार से टोटल 12 वर्ष हो गए ना। ठीक है साहब। फिर 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं लिखी हुई है 22 भाषाएं, उनमें से भाषाओं का वो अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, है ना, इस प्रकार से उसे होना चाहिए। ठीक है साहब, कि क्षेत्र समाविष्टि देख लिया। ये असम समझौते वाला समझौता हुआ है कुछ, ये कोई पूछने आपको नहीं आ रहा, छोड़ो इसे, पूछेगा तो भी कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है इसकी। अब ये है कि नागरिकता अधिनियम में अर्जन की 5 शर्तें तो बता दी गई, परंतु इसी नागरिकता अधिनियम में नागरिकता की समाप्ति की भी कुछ शर्तें बताई गई है। 3 शर्तें बताई गई है नागरिकता की समाप्ति की, 3 कारण। अगर 3 कांड कोई आदमी कर देता है उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पर याद रखना, जो आदमी जन्म से ही भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती इन मामलों में, हाँ, चाहे वो कितना ही कांड कर दो। ये उन लोगों के लिए है जो प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक बने हैं, उन लोगों के लिए है। कैसा? एक तो वो स्वैच्छिक रूप से खुद ही त्याग दे, है ना, यानी एक व्यक्ति जो भारत का है वो खुद ही नागरिकता त्याग दे तो भाई उसकी नागरिकता गई। जैसे अक्षय कुमार ने नागरिकता त्याग दी, उसकी नागरिकता गई। आलिया भट्ट ने त्याग दी, उसकी नागरिकता गई। पता नहीं कहाँ, ब्रिटेन वगैरह की, यूके की, कनाडा की, कहाँ की नागरिकता है। ठीक है साहब। परंतु जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो इस प्रकार की नागरिकता त्यागने वाला जो आपको होगी पंजीकरण है, उस पर सरकार विचार बाद में कर सकती है। भाई ठीक है, युद्ध ज्यादा जरूरी है कि इसकी नागरिकता का वो प्रमाण पत्र देखना ज्यादा जरूरी है? सीधा सा ये तो एक तार्किक चीज है ना। और याद रखो, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी नागरिकता त्याग कर दी, तो अक्षय कुमार ने जब नागरिकता त्याग करी तो उसके 18 साल से कम के जो बच्चे होंगे उनकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो नाबालिग हैं। परंतु अगर 18 साल से ऊपर के बच्चे हुए तो उनकी नागरिकता वो चाहें तो बनी रह सकती है, अगर वो बच्चे चाहें तो। ठीक है। फिर अगर इन 18 वर्ष वाले बच्चों को नागरिकता चाहिए, बाद में कम वालों को, बड़े होकर इनको नागरिकता चाहिए, तो वही वो प्रार्थना पत्र देंगे और भारतीय नागरिक बन जाएंगे। एक है बर्खास्त के द्वारा। तो ये जो नागरिकता बर्खास्त करी जाएगी ना, इसमें क्या हो गया कि कोई नागरिक जिसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो और भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं हो, तो जब इस बात का पता लग जाएगा तो जिस दिन से उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की, भारत की नागरिकता उसी दिन के से बर्खास्त मान ली जाएगी। सेम वही युद्ध में व्यस्त हुआ, तो इस मामले को बाद में देखेंगे। ठीक है भाई, युद्ध ज्यादा जरूरी है कि ये ज्यादा जरूरी है? ठीक है। अब यहां पर देखो ये चीज होगी। तीसरा जो ये है ना, वंचित करने वाला, ये किन पर लागू होता है? ये भारतीय जो नागरिक है उन पे नहीं, जो जन्म से नागरिक है। यानी ये अक्षय कुमार पे नागरिकता वालों पे लागू नहीं होगी, ये उन लोगों पे लागू होगी जिन्होंने नागरिकता ग्रहण करी है बाद में आके भारत में प्राकृतिक रूप से पंजीकरण द्वारा। उन लोगों की नागरिकता छीनी भी जा सकती है। कैसे? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लग जाए कि इस आदमी ने फर्जी तरीके से नागरिकता ली, उसने गलत गलत हमको कागज दिखा दिया और नागरिकता ले ली, तो उसकी नागरिकता जब पता लग जाएगा तो छीन लेंगे। अगर वो आदमी संविधान का अपमान करते हुए पाया गया तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और युद्ध के दौरान, यानी मान लीजिए कल को यूएसए का कोई बंदा है, वो भारत में आता है, नागरिकता ले लेता है, और इधर भारत वर्सेस पाक के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये बंदा क्या करता है, पाकिस्तान की जाके हेल्प करता रहता है, जा के भारत की सूचनाएं देता रहता है। सरकार को अगर ये बात पता लगी तो सरकार इस आदमी की नागरिकता छीन लेगी। ठीक है साहब। अगला, कोई पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता जिसने ली है, उस आदमी को, जैसे कि मान लीजिए 2024 में उसने नागरिकता ग्रहण की है, इसके 5 साल के भीतर भीतर, यानी 2029 के भीतर भीतर उस आदमी ने कुछ ऐसा कांड कर दिया हो जिसमें उसे 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई हो, तो इस आदमी की नागरिकता वापस ले लेंगे, क्योंकि ये आदमी नागरिकता के लायक ही नहीं है, काबिल नहीं है, अपराधी है। अपराधी आदमी को हम सजा नहीं देंगे, नागरिकता नहीं देंगे। और कोई व्यक्ति
जिसके पास भारत की नागरिकता है और वो 7 सालों से बाहर ही रह रहा है, उसकी नागरिकता भी हम छीन लेंगे। बाहर में जाओ, तुझे जो भारत में रहना ही नहीं है तो भारत की नागरिकता क्यों देंगे, बाहर ही रहो अब। तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। बाद में देखिए एकल नागरिकता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। जैसे यूएसए में, स्विट्जरलैंड में यहां पर दोहरी नागरिकता होती है, यानी एक तो देश की नागरिकता प्लस एक उस राज्य की नागरिकता। यानी फ्लोरिडा का नागरिक है तो फ्लोरिडा की अलग नागरिकता होगी, कैलिफोर्निया का है तो कैलिफोर्निया की अलग नागरिकता, साथ साथ एक फेडरल नागरिकता होती है। अलास्का का है, हवाई का है तो हवाई की अलास्का की नागरिकता अलग है, साथ ही साथ उसको फेडरल जो नागरिकता है वहां की सिटीजनशिप वो भी उसके पास होगी, है ना। इसलिए वहां के राज्य जो है फिर वो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं कि फ्लोरिडा वाला कह दे कि हम तो फ्लोरिडा के जो नागरिक हैं उन्हीं को नौकरी देंगे, बाकी को नौकरी नहीं देंगे, है ना। परंतु भारत में ऐसा एकल नागरिकता है, ऐसा इसलिए भारत में नहीं होता है ना, क्योंकि भेदभाव जो है वो ना हो, चाहे वो मताधिकार का भेदभाव हो, सार्वजनिक पदों में कोई भेदभाव हो, व्यवसायिक आदि को लेकर भेदभाव भारत में ऐसा नहीं हो, इसलिए एकल नागरिकता भारत में अपनाया गया है। भारत का नागरिक चाहे वो किसी भी जगह उसका जन्म हुआ हो, कहीं भी वो रहता हो, उसको सबको पूरे देश में समान अधिकार प्राप्त है। अगर कुछ विशेष उपबंधों को छोड़ दिया जाए तो, है ना, कुछ विशेष उपबंध ऐसे प्राप्त थे कुछ राज्यों को, परंतु उन राज्यों को, ये देखिए ये जो है सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 जो था वो बनाया गया था, है ना। इसमें क्या था कि कुछ राज्य थे, उन राज्यों के नागरिकों को जो उसी राज्य के हैं उनको गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए उनको आप कहो कि विशेष प्रावधान हुआ करते थे कि त्रिपुरा का आदमी है तभी उसको त्रिपुरा में नौकरी दी जाएगी, ऐसा कुछ था। परंतु बाद में से 1974 में समाप्त कर दिया जाता है। अब सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही ऐसी है कि इनकी सरकार जो है भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकती है निवास के स्थान पर। भाई तेलंगाना की सरकार कहते हैं भाई तेलंगाना का जो व्यक्ति है उसे ही हम इस प्रकार की नौकरी देंगे, क्योंकि वो वहां पर निवास जो है, इस निवास की अनिवार्यता रख सकते हैं। भाई तेलंगाना का जो निवासी है, रेसिडेंट है, उसी आदमी को हम गैर राजपत्रित पदों में नियुक्ति देंगे। कल को वो कहेंगे राजपत्रित पदों में तो सबको देनी पड़ेगी, है ना। ठीक है भाई साहब, बस ये है। ये आर्टिकल तो हम जब देखेंगे तब भी पढ़ लेंगे, अनुच्छेद 15, 19, 29 जो भी है। पहले देखिए जम्मू कश्मीर में अलग नागरिकता हुआ करती थी, क्योंकि 2 संविधान हुआ करते थे, एक जम्मू कश्मीर का एक अपना, परंतु 2019 में इसको समाप्ति कर दिया गया है, तो अब एक ही संविधान रह गया। इसलिए भारत के नागरिक हो कि जम्मू कश्मीर के नागरिक हो, सब एक ही है ना। अनुच्छेद 35A था, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। बस यही है। यहाँ पर है विदेशी भारतीय नागरिकता, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये एक स्कीम जो है भारतीय सरकार ने चलाई थी, ताकि जो भारत के मूल के लोग बाहर विदेशों में रहते हैं उन लोगों को जो है भारत के विकास में और भारत से जुड़े हुए उन्हें रखा जाए। इसलिए ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है ये एक स्कीम भारत ने चलाई थी, है ना। इसमें भी 2 तरीके के पहले लोग हुआ करते थे। एक थे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, ना, मतलब ऐसे व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना। जैसे अमेरिका की अभी जो उप राष्ट्रपति हैं अमेरिका की, नाम क्या उनका, माफ कीजिएगा नाम भूल रहा हूं मैं, वो भारतीय मूल की हैं, है ना। यानी कि उनके दादा दादी परदादा कभी ना कभी भारत के रहे होंगे, वो भारतीय मूल की हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे लोगों को दोहरी नागरिकता देने के लिए, यानी वो है अमेरिका के, USA के नागरिक, परंतु भारत के नागरिक भी हम उन्हें मान सकते हैं। हालांकि वो अधिकार भारत के पूर्ण नागरिक वाले अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होंगे, परंतु थोड़े से ज्यादा अधिकार प्राप्त उनको हो जाएंगे सामान्य लोगों की तुलना में, है ना। तो ऐसे इसके लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसे एक स्कीम हुआ करती थी। बाद में इस स्कीम को खत्म करके एक स्कीम कर दी गई है 2015 से, OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारक। यानी समझो, एक होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी वो आदमी भारत का था, अब उसने दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर ली है। यानी जो मान लीजिए कल तक वो व्यक्ति भारत का था, वो अमेरिका गया और उसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो वो क्या हो गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी वो सिटीजन है किसका, USA का, पर वो ओवरसीज हो गया, अब हमारा समुद्र पार का एक नागरिक है। एक है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमारे भारतीय मूल का है, जिनके बाप दादा परदादा कभी ना कभी भारत के जो है वो रहे हैं,
वो क्या हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बाद में 2015 में इन दोनों को मिला दिया जाता है और एक स्कीम कर दी जाती है, ओसीआई कार्ड धारक स्कीम, है ना, जिसके माध्यम से ये लोग नागरिकता भारत की ग्रहण कर सकते हैं। परंतु ये उन्हीं देशों की नागरिकों के साथ ऐसा किया जा सकता है जिन देशों में दोहरी नागरिकता के प्रावधान हैं। यदि कोई ऐसा देश जिनमें एकल नागरिकता के प्रावधान होकर कोई कनाडा का आदमी, तो नहीं, उसको ओसीआई कार्ड नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि कनाडा में सिर्फ एकल नागरिकता के प्रावधान है ना, तो उसे नहीं दिया जा सकता। परंतु यूएसए में ऐसा किया जा सकता है, तो यूएसए के नागरिकों को हम ओसीआई कार्ड धारक बना सकते हैं, है ना। ये स्कीम है, बस इतना ही जानना है इसके बारे में, और कुछ नहीं करना कि 2005 में 2002 में ये वो, क्योंकि आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है यहाँ से। ये आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा ये थोड़ा सा बस, और इसमें मैं कह रहा हूँ मत भी पढ़ोगे तो कोई वो नहीं है, कुछ नहीं होना जाना है यहाँ से, क्वेश्चन आने ही नहीं है। माता पिता है कि नहीं है, बाप दादा है कि नहीं, ये पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये सब बकवास है, सब चीज़ें दे रखी ना यहाँ पर, सब बकवास है। मैंने जितना पढ़ाया आपको उतना पढ़ना है। है ना। तो देखो ये यहाँ पर है ना, ये अनुच्छेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन होंगे, इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 में की गई है। और ऐसे व्यक्ति जो फिर पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी नागरिकता है ना। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए, दही दूध की नदियों के चक्कर में फिर वापस आ गए, बेहतर उद्योग के चक्कर में गए, नहीं मिली तो वापस आ गए, वो लोगों को अनुच्छेद 7 में नागरिकता की बात है। ऐसे लोग जो बाहर रह रहे हों उन लोगों को भारत की नागरिकता चाहिए, अनुच्छेद 8 में उनकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 9 में, नो मतलब नो, नो मीन्स नो, नो मतलब नागरिकता छीनने से संबंधित उपबंध कौन से अनुच्छेद में, ऐसा क्वेश्चन बना दे तो नागरिकता वापस देने से संबंधित जो है अनुच्छेद जो प्रावधान है अनुच्छेद 9 में किए गए हैं, ठीक है ना। नागरिकों को कौन से अधिकार होंगे वो 10 में बताया गया है। और संसद को अधिकार दिया गया है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का, वो कौन से में दिया गया है, इसमें अनुच्छेद 11 में। इसीलिए तो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इसी प्रावधान के अनुसार बनाया है अपनी संसद ने। अब आप कहोगे सर ये CAA क्या है, ये तो आप बता दो। तो CAA में देखो कुछ नहीं है, ये हम अपना भारत बना लेते हैं, ये अपना बना ले भारत अपना, ठीक है। अब देखो यहां पर एक कौन सा देश है, साफ पाकिस्तान है। यहां पर एक कौन सा देश है, अफगानिस्तान है। ये कौन सा देश है, बांग्लादेश, है ना। तो इस CAA में यही कहा गया कि भाई देखो ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, इस प्रकार के जो नागरिक हैं, यानी कुल मिलाकर वहां के माइनॉरिटीज, है ना। और ऐसे माइनॉरिटीज मतलब कुल मिलाकर ऐसे चर्चा कि भाई जो माइनॉरिटीज हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उन लोगों को हम भारत की नागरिकता देंगे। कुछ नागरिकता देने में कुछ उनको हम सहूलियत देंगे। जैसे नॉर्मली अगर भारत में लोगों को नागरिकता प्राप्त करनी हो तो 12 वर्ष जो है वो भारत में रहना पड़ता है, पर इन लोगों को जो है कम समय के लिए भारत में रहना पड़ेगा और उन लोगों को नागरिकता दे देंगे जो आपको 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, उनको नागरिकता दे देंगे। ऐसा कहते हैं भाई, सरकार ने ये कहा, तर्क ये दिया कि इन देशों में धार्मिक रूप से जिनकी प्रताड़ना होती है इन लोगों की, सिखों की, हिंदुओं की, जैन की, तो इसलिए हम लोगों को भारत में इनको रखना चाहिए। और हिंदुओं को भारत नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, ये सब इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि भाई मानवता के रूप में जो है हम लोगों को इन लोगों को भारत में रख लेना चाहिए। पर इसके विपक्ष में जो है वो तर्क ये है, एक तो आपने धर्म के आधार पर भेदभाव किया है। भाई जरूरी थोड़े है कि हिंदू और मुस्लिम ही वहां पर धार्मिक प्रताड़ना के शिकार है। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जैसे हजारा कम्युनिटी है ना, कौन है, हजारा, और भी पाकिस्तान में कम्युनिटीज है जो है मुस्लिम, परंतु फिर भी उनके साथ जो है वहां पर भेदभाव किया जाता है, वहां पर भेदभाव किया जाता है क्योंकि वो माइनॉरिटीज वहां पर है। वो भले हैं मुस्लिम परंतु फिर भी उनके साथ वहां पर भेदभाव किया जाता है। तो भाई जब भेदभाव किया जाता है तो इन लोगों को भी आपको लेना चाहिए था। जब आप मानवता के आधार पर ही ले रहे हैं तो फिर उसमें
ये कौन सी बात है कि भाई इस फलाने धर्म का है और इसीलिए उसी के लिए हमें मानवता के आधार पर हम लोगों को नागरिकता दी थी, है ना। और आपने धर्म के आधार पर भेदभाव किया है, कैसे भाई? जो जैन है वो बौद्ध है पारसी है, उन लोगों को आपने नागरिकता में, एक सामान्य व्यक्ति होगा उसको तो 12 वर्ष रहना पड़ेगा, और आपने इन लोगों के लिए नागरिकता की वो कम कर दी, तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? भाई कोई मुस्लिम भी प्रताड़ना का शिकार है तो उसे भी लेना चाहिए ना। संविधान की दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपने धर्म के आधार पर भेदभाव किया है। ये मामला अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं क्या होगा। बस ये मामला था, हमें कोई इसमें आप कहोगी ज़्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं कि नहीं ये गलत हुआ है सही हुआ है। आपको गलत लग रहा है कि हाँ भाई ये गलत है, तो आप ठीक है, आप गलत भी है। किन्हीं लोगों को लग रहा है भाई सही है, तो ठीक है सही भी है ना। एग्जाम में जैसा पूछा जाए हमको वैसा लिख देना है, ठीक है साहब। तो ये हो गया पूरा नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में चर्चा। अब जो अगला अपना लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम देखेंगे भारत में व्यक्तियों के मूल अधिकारों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।